Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. वेलकम बैक गाइस। हम अपनी पिछली वीडियो में ये तो देख लिया है हम लोगों ने कि किस तरह से डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट राइटिंग्स में और अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए जो है ये बात साबित की है कि वाकई में पाकिस्तान एक एलीट कैप्चर का मारा हुआ है। आज की हमारी इस डिस्कशन में हम अपने इसी पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि जिन इंटेलेक्चुअल्स की हम लोगों ने बात पर यकीन करके ये माना कि पाकिस्तान में वाकई में एलीट कैप्चरिज्म है, उन्हीं की दोबारा हम लोग बात मानते हैं और देखते हैं कि उन्होंने और कुछ और इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैप्चरिज्म को डिसमेंटल करने का क्या तरीका जो है बताया है। हम लोग उसकी तरफ जो है आज चलते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देयर इज द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक एजेंडा of reforms. Sorry, there is a need of long term agenda for systematic reforms जो है उसकी हमें ज़रूरत है। और उसमें वो फिर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देते हैं कि वो कहते हैं कि you have to broaden your political participation आपको जो है वो ब्रॉडन करनी पड़ेगी कि जी आपका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे। और इसमें जो है ना आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उसका बहुत बड़ा जो है रोल है। होना ये चाहिए कि उसके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है जी। इस सारे सिनेरियो में वो ये देखे कि जी इलेक्शन आपकी कब होनी है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड के लिए आप लोग जो केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं और उसको आप जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि वो जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगी, इलेक्शन करेंगे, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इसकी एक सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल नाकारा बैठी हुई होती है। ना तो कोई वो बड़े फैसले कर सकती है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग की पावर होती है इस टाइम में, और ना ही वो कोई सही से आपकी डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो चला सकती है। डिप्लोमेसी आपकी नहीं चल रही होती सही, क्योंकि बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है उसमें ये चीज़ें शामिल ही नहीं है। उन्होंने जस्ट आना है, चीज़ों को जस्ट मैनेज करना है 3 महीने के लिए, उसके बाद उन्हें चले जाना है। ओके, अब बिकॉज आपकी जो और इसीलिए बेसिकली ये होता है कि जी ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसके लिए अब आपके पास ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये भी आपके पास कम होना चाहिए, ताकि ये जो मैंडेट है ऑफ डूइंग नथिंग, ठीक है जी, वो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग वाला हिसाब किताब जो है उसमें जो है आपके पास ये जो है कम होना चाहिए आपके पास। ओके, एंड यू नो कि इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो आपके इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन के जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफ MNAs एंड MPAs, ये जो है ना ये आपके पास रिफॉर्म्ड हो। ऐसे लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में जो कि इंटरेस्टेड हो इन पब्लिक सर्विस, यू नो पैशनेट किस्म के जो लोग होते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इलेक्शन एक्सपेंसेस, और कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां आपकी धांधली जो है, फ्लोर क्रॉसिंग जो है, ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर जो जिस रिफॉर्म की वो बात करते हैं वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी जो है कि जी डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है जी। ये जो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पार्टीज हैं कि जी शरीफ्स एंड भुट्टोज एंड जरदारीज एंड खान्स एंड चौधरीज, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास जो डायनेस्टिक कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पार्टीज है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है जी। एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। आप इससे तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। अभी रिसेंटली PTI के सैंपल जो है उनसे छीना गया है, ठीक है जी, कि आपके पार्टी के जो मंशूर है, दस्तूर है, आप लोगों का मंशूर नहीं, दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, ठीक है, उसके मुताबिक आप अपने अंदर अपनी पार्टी के अंदर जो है इलेक्शंस करवाएं और उसके ऊपर जो है आपको क्या हो उसके ऊपर जो है आपको आप जो है अपनी जो टॉप टियर लीडरशिप है, सेकंड टियर लीडरशिप है और डाउन ऐसे आते जाएं आप, तो वो आपके पास होनी चाहिए। इसी ज़मीन में ये भी कहा जाता है कि जो आपकी ग्रॉस रूट लेवल से जो है आपकी लीडरशिप आनी चाहिए। आप लोगों के अंदर से ही
कोई उठकर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी नेशनल असेंबलीज में, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज तक जो है वो जाना चाहिए। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जी आपके ग्रास रूट लेवल पे के लोग जो है वो ऊपर आने चाहिए। इसके अलावा आपको सेकेंडरी टीयरशिप या लीडरशिप जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर फर्स्ट ईयरशिप जो है वो मौजूद नहीं है तो कोई हो जो पीछे ये सब कुछ संभाले भी सही। इसके अलावा जो नॉमिनेशंस आप करते हैं, डिफरेंट पार्टीज जो नॉमिनेशंस करती हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड टू, देयर शुड बी अ फुल बेंच कमेटी जो कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हैंडल करे और लोगों की उमंगों के मुताबिक जो है अपने जो लोग हैं उसको वो करे और अच्छे लोगों को वो ऊपर लेके आए। सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि जी आप जो है अपने उसके ऊपर जो है मतलब अपनी ईमान के ऊपर लोगों को रखें। आपके पास ये जो पावर सेंट्रलाइजेशन जो है आपके किसी बंदे के ऊपर फोकस्ड नहीं होनी चाहिए कि जी खान साहब या शरीफ साहब या मौलाना साहब या जरदारी साहब या चौधरी साहब या वटेवर जो भी साहब और साहिबैन हैं वो जो है नाराज़ ना हो आपके कोई, वो उससे जो है उनकी सिर्फ और सिर्फ वो ना चल रही हो ऊपर अथॉरिटी ना चल रही हो, बल्कि आपके अंदर वहाँ पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं आप कहें कि जी चूंकि हमारा जो पार्टी चेयरमैन है वो इस चीज़ के खिलाफ है तो हम भी खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर इख्तिलाफ करना चाहते हैं तो आपके पास इख्तिलाफ करने का हक हो विद इन द पार्टी, ठीक है। फिर आप अपनी पार्टी का एक जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, एक अपनी पार्टी का जो एक आप हम लोग कह सकते हैं कि एक आप लोगों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, फिर आप उसके ऊपर ठीक है डटते हैं तो डट जाए, लेकिन वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंसेंसस बेस्ड बनना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास जो वो तीसरी रिफॉर्म के बारे में वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से आपके पास 18th अमेंडमेंट आई थी और उसके साथ आपके पास 7th NFC अवार्ड आया था, ठीक है जी, उसके बाद कोई नहीं आया, ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि जी देयर इज अ नीड ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू। आखिरी NFC हमारे पास 7th आया था, ये आपको याद, उसके बाद आए हैं लेकिन वो पास नहीं हुए, ठीक है जी। डेवोल्यूशन जो है वो आपकी फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, वो तो चले NFC के थ्रू बंदा कह देता है कि प्रोविंशियल लेवल तक चले फाइनेंशियल डेवोल्यूशन आ गई है। 18th अमेंडमेंट में जब आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया तो चले प्रोविंशियल लेवल पर तो वो आ चुकी है आपकी टू सम एक्सटेंट, ठीक। लेकिन उसके नीचे यानी कि प्रोविंसेस से नीचे जो है वो कोई चीज़ जो है नहीं आई। आपकी जो पावर की जो डेवोल्यूशन है वो आपकी नहीं हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये ही वो एंटिटी है जो कि आपके पास गवर्नमेंट जो कि आपके पास ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप को प्रोवाइड करेंगे। ऊपर हम लोगों ने मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, वो जो ग्रास रूट लेवल की जो लीडरशिप है वो इसी लोकल गवर्नमेंट से ही आएगी। और ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपके ऑर्डिनरी सिटीजन के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। लिहाजा ये जो आपकी ये जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होनी चाहिए। मसला ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ठीक है आपकी लोकल गवर्नमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से के इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल आज़ाद हो गई है, लेकिन 18th अमेंडमेंट में आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्बिट में दे दी गई है। और अब क्या है कि जी जो काम प्री 18th अमेंडमेंट इरा में सेंट्रल प्रोविंसेस के साथ करता था, अभी वही काम जो है पोस्ट अमेंडमेंट इरा में आपका प्रोविंस जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ ये सब कुछ कर रहा है। सो ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब इसके इनके पास ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है जी, इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। इनके पास हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बहुत से ममालिक हैं हमारे पास जो कि लोकल लेवल पर टैक्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं और उसी रेवेन्यू को फिर आगे अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो लगा भी रहे होते हैं। जो चौथा आपके पास इन्होंने वो किया है कि जी जो चौथे नंबर पर रिफॉर्म इन्होंने कहा कि जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए आपके पास। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेके आना चाहिए आपको कि जी सिविल सर्विसेज जैसे आपकी है इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आपका पुलिस रिफॉर्म हो, आपका लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका रिफॉर्म हो, आपकी
जुडिशरी जो है ये रिफॉर्म्ड हो, आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनको बेहतर होना चाहिए, और इन तमाम में आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, इनको आपको ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इनके ऊपर करनी होगी, कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिनको हम लोग KPIs कहते हैं, ठीक है जी, वो आप लोगों ने इसमें लेके आने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस चेक हो, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप प्रमोशन दें। ये बात गलत है कि जी आपने 5 साल एज एन असिस्टेंट कमिश्नर जो है सर्व कर लिया है, भले ही आपने कोई टक्के का काम नहीं किया, लेकिन अभी चूंकि आपके 5 साल मुकम्मल हो गए तो अभी हम आपको डेप्यूटी कमिश्नर बना लेते हैं, ठीक है जी, या आपको हम लोग ASP से हम आपको जो है SP बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हो गई, ठीक है जी, आपकी ये जो क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज है, इसको जो है आपके पास गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए कि जी ये आपके पास अच्छी होनी चाहिए, इनकी आपको जो है तनख्वाहें जो हैं, या इनकी जो आपको पेज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन है, वाओ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, एजुकेशन, ठीक है जी। एजुकेशन में क्या मसाइल है, हमारी तालीम जो है ना, इसके बड़े बुरे हालात हैं, बड़े मसाइल हैं, इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारे बड़े पैथेटिक हैं, करिकुलम हमारा जो है वो बेइंतहा ऑब्सोलीट है हमारे पास। आज भी हम लोग जब कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो फ्लॉपी सिस्टम, यार खुदा का वास्ता है, मतलब दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम लोग फ्लॉपी पे फंसे हुए हैं, पता नहीं, ठीक है। सो हमारा, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हमारा लिटरेसी रेट है, हमारी इस ऑब्सोलीट और हमारी इस ऑब्सोलीट सिलेबस के अलावा एक और मसला भी ये है कि हमारा लिटरेसी रेट बड़ा पैथेटिक है, ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ नॉन गोइंग चिल्ड्रन टू स्कूल है हमारे पास, जेंडर का बहुत बड़ा हम लोगों के पास इशू है। हम लोग अपनी पिछली वीडियो में भी एक में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जी लड़कियों के स्कूल हमारे पास कम है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन में जो है ये सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, कि अपर क्लास के लिए अलहदा जो है वो प्राइवेट लेवल के बीकन हाउसेज आपके पास बनाए गए हैं, और अमेरिकन पब्लिक स्कूल बनाया गया है, और इस तरीके से ब्रिटिश स्टैंडर्ड के स्कूल्स बनाए गए हैं। फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ स्कूल्स हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आपके पास जो कि बिल्कुल लोअर क्लास के लिए हैं आपके पास, ठीक है। सो ये है आपके पास, इसीलिए इसके अलावा एक और एजुकेशन सिस्टम भी है जो कि जो कि किसी भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन में नहीं आता, आपका मदरसा सिस्टम, ठीक है जी, अनरेगुलेटेड सिस्टम है जो कि मदारिस का है। मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं बड़ी बात कर रहा हूँ हर वक्त, तो अगर आप उनको सुने तो वो अक्सर कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर ओनली द 1%, ओके, पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ ओनली फॉर द 1%। आपकी जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो अब आपके सिर्फ 1% लोगों के लिए होती है, जो कि अपर क्लास के अपर लेवल के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, जो कि फिर वही अगेन 1% ही रहते हैं, जो कि फिर आगे जो है 1% में शामिल हो जाते हैं, और आपके आगे आने वाली नस्लों को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रूल कर रहे होते हैं। इससे ये भी बात साबित हो जाती है कि ये जो डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम होते हैं आपके पास, ये डिफरेंट क्लासेस को जन्म देते हैं। तो जो एजुकेशनल सिस्टम में रेगुलेशन के साथ साथ हमें जो नॉलेज इकोनॉमी पर भी बड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो हम लोग अपनी एजुकेशन को रिफॉर्म करें ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेट हम लोग इसको करें, हम लोगों के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम के ऊपर जो है आप लम्स को, या आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड के जो अच्छे स्कूल्स हैं आप उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 4 के ऊपर ले आए, उस स्टैंडर्ड पर ले आए। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि आपने ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 है, आपने इसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड पर और लम्स स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ आप लोगों ने मिलाना है। सो इसके लिए आपको फिर जो आपकी एजुकेशन है इसमें आपको स्टाफ की भी वैसी तैयारी करानी पड़ेगी, उनको भी वैसे आपको तैयार करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आपका जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो दूसरे नंबर पे आपका जो करिकुलम है उसको भी आपको वैसे का वैसे तैयार करना पड़ेगा, उसकी अलहदा ट्रेनिंग होगी। आपके ये जो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि मतलब नहीं कर रहे होते परफॉर्म सही तरीके से, तो उनको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके पास कि आपको इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी को आपको लाना पड़ेगा, IT स्किल्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यार साथ में आपके इंडिया पड़ा है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, कब तक लड़ते रहेंगे, इन चीज़ों को जो है बेहतर करें, उनसे भी आप हेल्प लें। IIT दुनिया का नंबर 1 तरीन टेक्नोलॉजी स्कूल है, ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूल है, उसको आप वो करें, उनसे आप मदद लें। तो ये चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। छठे नंबर पे एक और रिफॉर्म की वो बात करते हैं, और वो है आपके पास जस्टिस सिस्टम जो है आपका, जस्टिस सिस्टम, इसको
रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की कॉस्ट जो है आपके पास कम होनी चाहिए। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है विद इन टाइम होना चाहिए। वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है जी, डिलेड जस्टिस इज बेसिकली द डिनाइड जस्टिस। आपको अगर आप लोग इतने ज़्यादा पैशनेट हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने के, तो आपका जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो विद इन टाइम होना चाहिए। आपके पास इतना ज़्यादा बैकलैग पड़ा हुआ है, आपके बैकलॉग पड़ा हुआ है आपके पास केसेस का, उसको आप उनका डिस्पोजल जो है वो जल्दी होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम जो है उसका काम जो है, आपके जुडिशरी का काम आपको राइट्स प्रोवाइड करना है, राइट्स की प्रोटेक्शन करना है, आपकी फ्रीडम की प्रोटेक्शन करना है। आपकी जुडिशरी जो है वो अपने इस एम्बिट में रहकर काम करे। ये नहीं होना चाहिए कि आपका चीफ जस्टिस आज जो है बैग उठा के निकल गया, जी मैं डैम फंड इकट्ठा करने लगा हूँ, या कभी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा हो कि जी मेरी तो फलां पार्टी से नहीं बनती तो बस टांग दो इनको। तो ऐसे नहीं होगा। कभी जो पार्लियामेंट को कहे कि अगर तुमने जुडिशियल कमीशन का कयाम जो है उस पैटर्न पर ना किया कि जिस पैटर्न पर मैं कह रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी सारी की सारी 18th अमेंडमेंट को ही रफा दफा कर दूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपका जो चीफ जस्टिस है या आपकी जो जुडिशरी है वो ठीक है, आपके गवर्नमेंट के 3 पिलर्स में वाकई आती है, लेकिन वो है फिर भी गवर्नमेंट के अंदर। आपकी जो सुप्रीम है वो आपकी पार्लियामेंट है, आपकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। किसी हम लोग कह सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से एक और है हमारे पास कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक ये होना चाहिए। हमारे पास एक्ट पास हुआ था 2017 में, ठीक है जी, द एक्ट ऑफ राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर। उसके बाद ये हाल है कि इन्फॉर्मेशन जो है हमें नहीं दी जाती। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में हमें बड़ा वो किया जाता है, कभी कहा जाता है कि जी हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक आया हुआ है कि जी हम लोग उसकी बिना पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जी सबको एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन से गिफ्ट आपको आ रहे हैं, कौन जो है उन गिफ्ट्स को हासिल कर रहा है, कौन जो है गाड़ियाँ लेके जा रहा है या डिनर सेट लेके जा रहा है या घड़ियाँ, अभी रिसेंटली घड़ियाँ जो है वो लेके जा रहा है। तो ये सब कुछ आप लोगों के सामने हो कि जी इवन कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो, उनकी जो बीवी थी वो आई थिंक किसी फॉरेन कंट्री से, आई थिंक वेस्ट से ही कोई उसके लिए कोई मसला बना हुआ, तो उन्होंने इमदाद के तौर पर एक सोने का ताज दिया था, तो वो अपने साथ ही लेके गई थी घर में, तोशा खाना में उन्होंने जमा ही नहीं कराया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मीडिया को जो है सॉरी ये जो है आपके पास ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे क्या होगा कि जी आपके जो पॉलिटिकल सॉवरेंस हैं, ठीक है जी, पॉलिटिकल सॉवरेंस हैं आपके पास, ये जिनको हम लोग आपकी सिविल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है जी, सिविल सोसाइटी किसी गलत काम पर फिर उनको प्रेशराइज करेगी, और जब सिविल सोसाइटी शोर डालेगी तो फिर मीडिया जो है ना वो आएगा, और मीडिया की ताकत का तो आपको पता है। सो सबको अकाउंटेबल जो है इस तरीके से ठहराया जा सकता है। और एक बात की जाती है कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी लानी है, अगर आपने करप्शन जो है वो आपने ख़त्म करनी है, तो फिर आपको चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी लेके, और ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी कि जी जब सबको पता होगा, ट्रांसपेरेंसी इसी का ही नाम है कि जी आपके पास यू शुड हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। किसी भी बंदे को कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको दोगे, ये स्टेट का फर्ज है कि वो देगी। इस तरीके से आपके पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि जी आपका चीफ जस्टिस बदमाशी नहीं कर सकता। ठीक है जी, आपकी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए आपके पास। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको जो है पार्लियामेंट को आपको लीड करना चाहिए। आपके चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए एग्जेक्टिव्स पर, और आपके एग्जेक्टिव्स के चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। आपकी जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर आपके चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। ठीक है जी, ये सारे के सारे होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है ये आपकी होनी चाहिए, और वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जिसमें सबसे मशहूर है आपके पास पैक। ठीक है जी, वो जो है आपके पास सबसे ऊपर भी है और सबसे मशहूर भी है, जो कि आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो है वो ओवरसी करती है, और वो जो है उसको पावरफुल होना चाहिए। ये जो पैक की जो आपकी हेयरिंग होती हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़, मैं
उसमें बोल रहा हूँ, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका नाम होता है। तो ये जो पैक है इसकी हेयरिंग जो है ये पब्लिक होनी चाहिए। ये आप अगर कह देते हैं कि जी इन कैमरा है और कोई आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई उनको ब्रीफिंग दे रहा है तो वो कहते हैं कि जी हम लोग पैक को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, या अगर उन्होंने किसी आपके सिविल सर्वेंट को बुलाया हुआ है और वो जो है वहाँ पे कोई ब्रीफिंग दे रहा है और वो बस खामोशी से ब्रीफिंग देकर और चला जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वो पब्लिक के सामने होना चाहिए, खामोशी से काम करना ये नहीं है ठीक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, ये फाइनेंशियल सेक्टर भी आपका रिफॉर्म्ड होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कहते हैं कि इट शुड बी मेड इंक्लूसिव सो दैट everyone can participate, everyone should have the access to बैंक। ये जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर लोन्स के लिए फॉर एग्जांपल लिमिट्स लगाई होती हैं कि जी आपके पास 10 एकड़ होगा तो आपको लोन मिलेगा, इसको कम होना चाहिए और इसको जो है अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी लिमिट के मुताबिक होना चाहिए। आपके पास डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, ये ताकि जो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी बैंकिंग के थ्रू हो सके, और उसके लिए आपके जो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, उसको अपनी कवरेज बढ़ानी चाहिए। इजी पैसा आपके पास है, सादा पे है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है आपके पास इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम लोग इनकी कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे पास इंडिया है साथ पड़ा हुआ, वहाँ पे रेडी वाला जो है वो आलू बेच रहा होता है तो उसने भी अपना साथ में QR कोड रखा होता है, बस उसको स्कैन करके उसको पैसे दे दिए जाते हैं और अल्लाह खैर सला। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जी आपकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो उसका जो एक रास्ता होता है वो आपका बंद कर दिया जाता है, ठीक है, वो आपका जो है बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो ये आड़ती सिस्टम होता है, ठीक है जी, आपका ये जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो क्या कहते हैं पटवारी, हमारा ये जो पटवार खाने का जो सिस्टम है, पटवार खाने का जो सिस्टम है, इसको आपको रिफॉर्म करना चाहिए। ये लोग बेसिकली आपकी जो क्या कहते हैं उसको, कौन सी इलीट होती है, रूरल इलीट जो होती है ना, रूरल इलीट, ये उसका पार्ट बने हुए होते हैं, ठीक है, ये उन्हीं को ही सर्व कर रहे होते हैं। इसमें आपको आपके जो विमेन हैं उनको उनके हकूक देने के लिए जो है विमेन को इंक्लूड करना चाहिए, जो आड़त खाना है और पटवार खाना है इसमें, ठीक है जी। ख़वातीन को अक्सर औकात हम लोग देखते हैं भाई जो है वो खा जाते हैं इनहेरिटेंस, ताकि भाई जो है उनको उनकी इनहेरिटेंस खा जाती है, जायदाद खा जाते हैं, उनको इनहेरिटेंस दी नहीं जाती, ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो विमेन की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उनके मसाइल जो है वो कम से कम हों। दूसरी बात है कि विमेन को डिस्पेंसेशन की जाए, डिस्पेंसेशन ऑफ देयर राइट हो आपके पास, राइट्स हो उनके पास, ठीक है। ये नहीं है कि जी अब टॉपिक पे से थोड़ी सी हट के बात हो जाएगी, लेकिन इस मामले में हमारी जो बहनें और हमारी बेटियां और हमारी माएँ और हमारी बीवियां और इनको भी अपना खून जो है वो थोड़ा सा सफ़ेद करना होगा। ये नहीं है कि भाई से या वाले से ताल्लुकात के ख़ात्मे के डर से जो है बहन या बेटी जो है वो अपनी जायदाद का हक ही छोड़ दे, ठीक है जी। बीवी जो है उसको अपनी जायदाद में से जो है वो या माँ को जो है अपने शौहर की जायदाद में से जो है वो 8वां हिस्सा मिलना है तो वो जो है अपनी औलाद के लिए वो हक छोड़ दे, नहीं, ये नहीं हो सकता। बीवी जो है वो अपने शौहर को हक महर बख्श दे कि ताकि जो है वो उसका शौहर कह रहे कि जी पैसे नहीं है भाई, शादी किए तो देना तो पड़ेगा, ये चीज़ गलत है। और यार हो सकता है मेरी ये जो बात है शायद आप लोगों में से किसी को कड़वी भी लगे, लेकिन इन बातों का नुकसान जो है ना वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ आवर विमेन ये खुद ही कर रही होती हैं, ठीक है। और फिर भी ये जो इन नुकसान करने से और दूसरों को खुश करने की ये जो इनकी कोशिश होती है, फिर भी इनसे वो खुश नहीं होता, ये हकीकत बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है आपके पास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एक तो वो होना चाहिए, दूसरी आपकी जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है जी, वो ओवरहॉलिंग उसकी होनी चाहिए, ओवरहॉलिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि जी आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ अगर फॉर एग्जांपल देखिए, सेंट्रलाइजेशन को आपको खात्मा करना पड़ेगा, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है जी। सेंट्रलाइजेशन को आपको खात्मा करना पड़ेगा, ये नहीं कि जी आप बैठे कराची में, आपकी एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बन रही है, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। आपके अंदर ही बननी चाहिए, इधर कराची के अंदर ही बननी चाहिए, बीच में आप। अच्छा, एक ये नहीं है, आपकी टैक्सेशन अगर आप देख लें, ठीक है जी, टैक्सेशन पॉलिसीज़ अब
इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई सिविल सर्वेंट जो है वो उस चीज़ को वैसे गेज नहीं कर सकता जिस तरीके से आपकी लोकल सतह पर आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से उस टैक्स को कलेक्ट कर सकती है। ठीक है जी, आपकी एफबीआर क्यों फेल है? सिंपल सी बात है, एफबीआर क्यों फेल है? क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन की हुई है, आपका सेंटर इतने ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे कर रहा है कि जी उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, वो पूरे के पूरे टैक्सेस इकट्ठे ही नहीं कर सक रहा होता। ठीक है, तो आपने ये इन चीज़ों को जो है क्या करना है, इन चीज़ों को आपने डिवाइड करना है, आपने जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। वो मिफ्ता इस्माइल साहब एक और बात करते थे, यार मैं बार बार मिफ्ता इस्माइल का नाम लेता हूँ, बड़ी पसंद है मुझे, हो सकता है आप लोगों से किसी को ना हो पसंद, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते थे। वो कहते थे कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए और बदनाम होने के लिए होती है। ठीक है, और आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना तो टैक्स इकट्ठा करती है, ना ही उस टैक्स की कोई डिस्पेंसेशन कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छी रह जाती है। उसका क्या मतलब है, आपके पास जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है वो आपका सेंटर करती है। 18th अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट जब आई थी ना, तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज थे, जी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस को दिए गए हैं। ठीक है जी, सिर्फ प्रोविंसेस को सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज दिए। किसी होटल के ऊपर टैक्स लगाना है, किसी ब्यूटी पार्लर के ऊपर टैक्स लगाना है, कोई आपने जो है कोई बड़ा सा कोई ऐसे सिस्टम खोला हुआ है, कोई आपने कार शोरूम की सर्विसेज आपने खोली हुई हैं, या कोई इस किस्म का जिसमें आप सर्विसेज प्रोविजन कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके सिर्फ और सिर्फ उसका टैक्स जो है उन्होंने दिया था, और उनके टैक्सेस में कम से कम जो वो लोग जनरेट कर रहे थे ना, वो उसमें उनका सक्सेस रेट 90% था। ये फ़ायदा होता है आपके डेवोल्यूशन से, आपकी उसके लिए। अच्छा, एक और मसला हमारी गवर्नमेंट में ये होता है कि जी पुराने तरीक़ों से हम लोग जो है वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वही फाइल कल्चर चल रहा है। ठीक है जी, फाइल कल्चर चल रहा है, वो एक फ़ाइल जो है वो क्लर्क से होके और फिर जो है ऊपर जाती है, और उधर से होके फिर दूसरी जगह पे आती है, फिर तीसरी जगह पे आती है, फिर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट होते होते आखिर में फिर ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ या ज़ीरो चेंजेस के साथ दोबारा जो है जिस बंदे ने वो फाइल दी होती है उसके हाथ में आ जाती है। कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? अच्छा छोड़े, कंप्यूटराइजेशन को आप देख लें, कंप्यूटराइज आप कर लें। ठीक है जी, आशिर अजीम साहब को आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, धुआं ड्रामे वाले जो थे। ठीक है जी, उन्होंने इसके लिए बता रहे थे कि जी उन्होंने पाकिस्तान कस्टम्स में कंप्यूटराइजेशन की थी, कंप्यूटराइज सिस्टम लाए थे वो। ठीक है जी, तो क्या था, उसका इतना इफेक्ट था कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर फिलिप्स मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि जी हायर हो गया या वट जो भी आपकी कंपनी की जिनका रॉ मटेरियल या जिनका CKD जो है वो बाहर से आता है, तो वो लोग बजाय इसके कि पहले अगर वो 12 दिन पहले बुक कराते थे और वो 10 दिन पहले पहुंचता था, अभी वो 2 घंटे पहले जो है बुक कराते हैं, और उसके बाद जो है 3 दिन के 2 घंटे पहले वो बुक कराते हैं, और सॉरी पहले वो 1 महीना पहले जो है उसको वो बुक कराते थे, और आते आते उनको तकरीबन 28 दिन में जो है वो सामान पहुंचता था। और अभी वो लोग 2 दिन में जो है उसको बुक कराते हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर वो सारा का सारा सामान जो उन्हें मौसूल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो फाइल कल्चर जो है कि जी आपके जो पोर्ट है उसमें से जो क्लियरेंस का जो टाइम इतना ज़्यादा लग रहा होता है, वो चीज़ आप लोगों ने बहुत आसान कर दी है। अब आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या आप अपने कंप्यूटर में जो है उसके थ्रू जो सारा का सारा चीज़ जो है वो आप उसको आप जो देख सकते हैं कि जी मेरा सामान फलां जगह पे पहुंचा है, तो मैंने अपनी फलां चीज़ जो है वो तैयार रखनी है, ताकि वहाँ पे मैं उनको प्रोवाइड करूँ, अपना सामान निकलवाऊँ और बस पहुँचूँ अपने घर दोबारा। तो ये फाइल कल्चर जो है ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा, आपको ई गवर्नेंस के साथ चलना पड़ेगा, ई गवर्नेंस लानी पड़ेगी अपने अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आपको आपकी हम लोग कह सकते हैं कि आपको डिफरेंट किस्म की रिफॉर्म्स के बारे में बताया जाता है कि इसके थ्रू ही पॉसिबल है कि शायद आप थोड़ा बहुत आपकी जो इलिटिसिज्म चल रही है आपके मुल्क में, ठीक है जी, इलिटिसिज्म को आप थोड़ा सा कर्ब कर पाएँ। ठीक है जी, क्योंकि इसमें से बहुत से लोगों ने जो अपने पूरे रैकेट्स बनाए हुए होते हैं वो टूट जाएंगे। आपके पास ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपके पास करप्शन का खात्मा होगा। और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन जो है वो इस तरीके से आती है कि जब आप लोगों के सामने बिल्कुल सब कुछ खोल के रख दें कि जी ये हो रहा है, ये हिसाब किताब है, इतने पैसे आए थे, इतने लगा दिए हैं और इतने बकाए हैं, अब बताओ क्या है इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आपकी जो पैक का मैं पहले भी बता चुका हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जितने भी आपके उनकी जो इजलास होते हैं वो आप करें ना पब्लिक,
ये सारी चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा सिंपल सी बात है, सारा का सारी इतनी जो हम लोगों ने बात की है, इस सारे का सिर्फ एक ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं एक ही पॉइंट पर, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है? वो पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, जो कि आपकी करप्शन का खात्मा कर देगी। ठीक है, और जाहिर है करप्शन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा होता है? आपके इलीट्स को हो रहा होता है। तो आपका ये जो इलिटिसिज्म है, ये जो रैकेट चल रहा है, इसका खात्मा हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।